जय भाभी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोगों ने देखा था बुद्धि को लेकर, कल हम लोगों ने बुद्धि की परिभाषाएं देखी थी, बुद्धि के प्रकार देखे थे। आज हम देखेंगे दोस्तों बुद्धि की कुछ विशेषताएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों यहाँ से बुद्धि की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। कुछ विशेषताएं तो मैंने आपको तब बता दी थी जब हम बुद्धि का वहां पे आपको परिभाषाएं बता रहे थे, क्योंकि मैंने आपको कई बार जब भी मैं आपको विशेषताओं के बारे में बताता हूं, मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं कि जो भी विशेषताएं होती हैं वह भी एक अपने आप में परिभाषाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए बुद्धि एक जन्मजात और प्राकृतिक योग्यता है। बुद्धि एक जन्मजात एवं प्राकृतिक योग्यता है। देखिए बुद्धि के लिए ऐसा नहीं होता कि बुद्धि किसी के पास बिल्कुल भी ना हो। जब अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है, अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है और तो उसके अंदर एक नेचुरली जो होती है वो इंटेलिजेंस उसके अंदर रहती है, उसके अंदर बुद्धि पाई जाती है दोस्तों। इसलिए क्या कहा जाता है, बुद्धि एक जन्मजात एवं प्राकृतिक योग्यता है। अगली बात क्या है दोस्तों, बुद्धि की योग्यता। बुद्धि की योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं? तो बुद्धि की योग्यताएं तो कल मैंने आपको बताया था। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता और समायोजन की योग्यता, ये क्या होती है दोस्तों? ये होती हैं बुद्धि की योग्यताएं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय होती है। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय होती है, यह भी कल हमने आपको बताया था परिभाषाएं जब हम लोग पढ़ रहे थे। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय होती है। इसका मतलब क्या दोस्तों? बुद्धि दिखाई नहीं देती। अमूर्त संप्रत्यय का मतलब मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जो चीज दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? संप्रत्यय कहते हैं। बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए बुद्धि कैसी होती है दोस्तों? अमूर्त संप्रत्यय होती है। अगली बात क्या है दोस्तों? बुद्धि परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है और विकासशील होती है। बुद्धि में परिवर्तन होता है। देखिए बालक जब शैशवावस्था में रहता है तो उसके अंदर जो बुद्धि रहती है, बालक जैसे जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, किशोरावस्था में जाता है, तो उसकी जो बुद्धि रहती है वह धीरे धीरे परिवर्तन होती रहती है। उसकी बुद्धि में बढ़ोतरी होती है, उसकी बुद्धि में विकास होता है। इसलिए क्या कहा जाता है? बुद्धि स्थायी नहीं होती, बुद्धि परिवर्तन एवं विकासशील होती है दोस्तों। तो ये हमारा वो विशेषता हो जाती है। अगली विशेषता क्या है? बुद्धि पर वातावरण, बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वातावरण का, शिक्षा का और सीखने का और आपका वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न दो प्रकार के आते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वह दो प्रकार के आते हैं। प्रश्न क्या आता है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जिसमें वातावरण और वंशानुक्रम ऑप्शन में लिखे जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपसे एक प्रश्न और कर दिया जाए तो बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है दोस्तों? तो वहां पर जो उसका आपका आंसर रहेगा उसमें वंशानुक्रम नहीं रहेगा दोस्तों, उसमें आपका वातावरण रहेगा। क्योंकि आपकी बुद्धि के लिए वातावरण और वंशानुक्रम दोनों प्रभावशील तो होते हैं, लेकिन वातावरण जो रहता है वह सर्वाधिक प्रभावित करता है और वंशानुक्रम जो रहता है वह सिर्फ नाम मात्र का होता है। कैसा होता है दोस्तों? एक नाम मात्र का बस होता है। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बताइए, प्रमुख, तो आपका आंसर रहेगा वातावरण। ठीक है दोस्तों, यह जब मैं आपको बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें वातावरण ही आता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ज्ञान एवं बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। मैंने कल आपको बताया था ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि अगर आपके द्वारा ज्ञान से आप जो व्यवहारिक क्रियाएं करते हैं, आप जो ज्ञान के माध्यम से जो व्यवहारिक कार्य करते हैं वह बुद्धि है। वह क्या है दोस्तों? वह बुद्धि है। देखिए बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक बात को नोट करिएगा दोस्तों, बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा बुद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकते दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों कि बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति तो कर सकते हैं। अगर आपके पास बुद्धि है
तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी योग्यताएं ले सकते हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ज्ञान प्राप्ति भी नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए क्या कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा बुद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकते दोस्तों। तो यह हमारी विशेषता होती है। अगली विशेषता क्या है दोस्तों, यह देखो मैंने नोट करके लिख दिया है, बुद्धि से ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान से बुद्धि प्राप्ति नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसको नोट में लिख लीजिएगा। अगली है क्या, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य, विचार और कल्पना करना ही तो यह बुद्धि है। अगर आपके अंदर इस बात का ज्ञान हो जाए या आभास होने लगे कि आप जो बोल रहे हो वह सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है, ठीक है, अगर आपको दिखने लगे कि हाँ ये नैतिक है अनैतिक है, अगर आपको दिखने लगे कि अच्छा है कि बुरा है, अगर आप किसी भी बात पर तर्क करने लगे और वितर्क करने लगे, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का आप उत्तर देने लगे, अगर कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है तो आप उसके प्रति उसमें प्रश्न उठा सके, प्रश्न पर प्रश्न उठा सकें, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता आ रही है, आप विचार करने लगे, आप कल्पना करने लगे अलग अलग प्रकार की। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर बुद्धि का विकसित हो गया है, आपके अंदर विकसित बुद्धि हो गई है। इसीलिए क्या कहते हैं कि अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य, विचार और कल्पना करने की योग्यता ही बुद्धि है। जहां पर इन सभी चीजों का जिक्र होने लगे दोस्तों, तो वहां पर समझ लीजिए क्या कि बुद्धि है। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं। यह विशेषता देखिए, जब मैंने आपको क्रो एंड क्रो का जब मैंने आपको सिद्धांत लिखवाया था, जब मैं आपको अवस्थाओं के बारे में पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने एक बात का जिक्र किया था दोस्तों, किशोरावस्था में क्या किया था कि क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि 16 वर्ष की अवधि में बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। 16 वर्ष की अवधि में बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। और यहीं पर वाटसन महोदय का क्या कहना होता है कि 18 वर्ष की अवधि में बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो चुका होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम दोनों का यहाँ पे प्रतिपादन लेंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, बाल विकास के अनुसार दोनों की कथन को सत्य माना गया है, इसीलिए हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। इस विशेषता का मतलब क्या है, इस विशेषता का मतलब है दोस्तों कि बुद्धि 16 से 18 वर्ष तक, जन्म से बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म होने के बाद बुद्धि 16 से 18 वर्ष तक जो बुद्धि होती है वह लंबवत चलती है, लंबवत चलती है। इसका मतलब क्या है, बुद्धि का जो ग्राफ होता है वह ऊपर की ओर उठता जाता है, मतलब बुद्धि में बढ़ोतरी होती रहती है। कब तक होती है दोस्तों, 16 से 18 वर्ष तक बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ती है, 16 से 18 वर्ष तक, जन्म से। लेकिन जब 16 से 18 वर्ष तक की अवधि के बाद बुद्धि का जो ग्राफ हो जाता है वह लंबवत न जाकर फिर क्षैतिज हो जाता है। फिर बुद्धि कैसे चलने लगती है दोस्तों, क्षैतिज दिशा में चलने लगती है। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो बुद्धि है, आप उस बुद्धि के माध्यम से कार्य करने लगते हैं दोस्तों। क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। यहाँ पे फिर आपकी बुद्धि का विकसित, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया है कि 16 से 18 वर्ष तक बालकों की मानसिक बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका होता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, पूर्ण विकास हो गया तो आप उस बुद्धि के माध्यम से कार्य करेंगे दोस्तों। इसीलिए क्या है, जन्म से लेकर 16 से 18 वर्ष तक बुद्धि का ग्राफ लंबवत होता है, बुद्धि लंबवत चलती है, और फिर 16 से 18 के बाद बुद्धि क्षैतिज चलती है। कब तक चलती है दोस्तों, मृत्यु तक। 16 से 18 तक लंबवत, यह प्रश्न किया जाता है दोस्तों, और 18 के बाद बुद्धि क्षैतिज दिशा में चलने लगती है। और यह क्यों बात बोली गई है, दो वर्ष दो समय क्यों लिए गए हैं, क्योंकि क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार पूर्ण विकास 16 वर्ष में हो जाता है, और वाटसन के अनुसार जो पूर्ण विकास होता है वह 18 वर्ष की अवधि में होता है। अब अगला देखिए दोस्तों, अगली विशेषता क्या है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। अगर आपके पास किसी भी चीज का अनुभव है, अगर आपके पास किसी भी चीज का अनुभव है, जैसे कि अगर मान के चलो आपसे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से बनती है, मान के चलो कि आपसे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से बनती है, देखिए आपने महारत हासिल है आपके लिए मैथमेटिक्स या गणित के विषय में, तो आपके पास योग्यता है, आपके पास अनुभव है, काय का है, गणित करने का है, गणित को सॉल्व करने का है, गणित को एक आसान तरीके से सॉल्व करने का आपके पास क्या है, अनुभव है। आप उस अनुभव का प्रयोग करिए,
आप उस गणित के माध्यम को बताइए, दूसरे से शेयर करिए, दूसरे को बताइए। इससे क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, बुद्धि। अगर आप अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, आप अपने अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं, आपके पास गणित बनती है, आप विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया, आप विद्यालय में गणित पढ़ाइए, आप विद्यालय में गणित पढ़ाइए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं। और यही क्या है, यही बुद्धि है। बुद्धि पर लिंग भेद, जाति, स्थान, धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि जो होती है दोस्तों, उस पर कोई भी लिंग भेद का, मतलब या लड़का हो या लड़की हो, कोई भी स्थान का, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिएगा, बुद्धि पर लिंग भेद, जाति, धर्म, स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। बुद्धि पर सिर्फ प्रभाव पड़ता है वातावरण, वंशानुक्रम का, ठीक है। अगली जो हमारी विशेषता है वह है दोस्तों, बुद्धि आयु एवं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। वही बात दोस्तों जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बालक की आयु ग्रोथ होती जाती है, उसके अंदर बुद्धि का डेवलपमेंट होने लगता है दोस्तों, उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है। और यहाँ पर क्या होते हैं, परिस्थिति के अनुसार बालक जिस परिस्थिति में जाता है उसकी बुद्धि उस तरीके का कार्य करती है, उस तरीके से उसकी बुद्धि का विकास होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बुद्धि की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है दोस्तों। बुद्धि की जो विशेषताएं मैंने आपको यहाँ पढ़ाई हैं, इसका पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ दोनों का मिलाकर मैं आज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक करेंगे। बुद्धि की हमने लोगों ने परिभाषा पढ़ ली, बुद्धि के परिवार के, बुद्धि के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है बुद्धि, बुद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब हम बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक सिर्फ दो होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और प्रश्न में इन दोनों के बारे में ही पूछा जाता है। सबसे पहला तो दोस्तों होता है वातावरण। क्या होता है, सबसे पहला तो होता है दोस्तों वातावरण, और दूसरा होता है दोस्तों वंशानुक्रम। लेकिन वातावरण का बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर बुद्धि का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला दोस्तों होता है वातावरण, जो कि सर्वाधिक रहता है। कैसा रहता है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है बुद्धि पर, वह सर्वाधिक पड़ता है। और यहाँ पर दूसरा जो आता है वह आता है वंशानुक्रम। क्या दोस्तों, वंशानुक्रम। यह दोस्तों नाम मात्र का होता है। कैसा होता है, नाम मात्र का होता है, मतलब कम होता है। बस यही आपके कारक होते हैं। क्या, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? आपका आंसर क्या रहेगा, वातावरण और वंशानुक्रम। वातावरण और वंशानुक्रम। शिक्षा भी रहता है, प्रशिक्षण भी रहता है। लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण आप कब करेंगे, शिक्षा और प्रशिक्षण आप कब करेंगे, जब आपके अंदर बुद्धि होगी, तब तो आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। लेकिन बुद्धि कहाँ से प्रभावित होती है, बुद्धि होती है वंशानुक्रम से और वातावरण से। यह तो हो गया आपके कारक। लेकिन अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, तो कौन सा रहेगा हमारा, वातावरण। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे जो हो जाते हैं कारक हो जाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे क्या, बुद्धि के जो कारक होते हैं, बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। जैसे एक तत्व का सिद्धांत, ठीक है,
एक विमीय का सिद्धांत, त्रिविमीय का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत है, जो कि प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो हम प्रारंभ करेंगे बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहला सिद्धांत है दोस्तों मेरा एक कारकीय सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत। सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत भी कहा जाता है, एक तत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है और एक खंड का सिद्धांत भी कहा जाता है। अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए अलग अलग मैंने आपको बता दिया। इन सिद्धांतों को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये सिद्धांत जो होते हैं या पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे सिद्धांत नहीं बनेगा तो आपसे वह क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। देखिए, सबसे पहली बात, इसका जो प्रतिपादन दिया, दोस्तों वह दिया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने दिया दोस्तों। अल्फ्रेड बिने ने सन 1911 में सर्वप्रथम बुद्धि मापन का परीक्षण किया। देखिए दोस्तों, प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। अल्फ्रेड बिने ने 1911 में सर्वप्रथम बुद्धि मापन का प्रतिपादन किया, मतलब परीक्षण किया। इन्होंने क्या कहा? अल्फ्रेड बिने ने जिनका सहयोग किया, जिनके सहयोगी थे वह थे दोस्तों टर्मन और स्टर्न। ठीक है दोस्तों, क्या क्या देख लिया हमने? एक कारकीय, एक तत्वीय और एक खंड का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, या एक कारक का सिद्धांत। यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया दोस्तों अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अल्फ्रेड बिने जो कि सर्वप्रथम बुद्धि का मापन का परीक्षण किया था, इसीलिए उन्हें सर्वप्रथम बुद्धि का मापन करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम किसे कहते हैं? तो अल्फ्रेड बिने का नाम उसमें आता है। सहयोग किसने दिया? टर्मन ने दिया और स्टर्न ने दिया। किसने दिया दोस्तों? टर्मन ने दिया और स्टर्न ने दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जैसे यह बुद्धि है, देखिए यह पूरी क्या है? यह एक पूरी बुद्धि है। ध्यान से देखना दोस्तों, यह क्या है? एक बुद्धि है। इसके अंदर उन्होंने कहा कि बुद्धि के अंदर सिर्फ एक ही कारक होता है। क्या बात कही दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने? अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि के अंदर सिर्फ एक ही कारक होता है। बुद्धि के अंदर सिर्फ एक ही कारक होता है, मतलब बुद्धि में एक ही कारक होता है। यह अविभाजनीय है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखिए उन्होंने बात क्या कही कि बुद्धि में एक ही कारक होता है, एक कारक होता है। बुद्धि में सिर्फ एक ही कारक होता है, यह बात किसने कही? अल्फ्रेड बिने ने कही दोस्तों। अब इन्होंने जब ये बात कही तो क्या क्या निष्कर्ष निकाल के आया, क्या क्या इनमें महत्वपूर्ण होता है? सबसे पहला तो क्या कहा इन्होंने? अविभाज्य, मतलब इसको बोल सकते विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये दे दी कि यह कारक को विभाजित नहीं किया जा सकता, यह एक ही होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? लेकिन एक बात बताइए, एक कारक का मतलब, मैं चलो एक बात और बता देता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कारक क्या है। जैसे कि हमारे और आपके पास बुद्धि है, जैसे कि हमारे और आपके पास बुद्धि है, हमारी बुद्धि में कई प्रकार की योग्यताएं हैं। योग्यताओं को क्या कहते हैं दोस्तों? कारक कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक के पास चित्रकला की योग्यता है,
तो एक कारक चित्रकला का हो गया, संगीत का है संगीत का हो गया, निबंधकार का है साहित्य का है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्रारंभ हुआ था 1911 में, अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि बुद्धि के अंदर सिर्फ एक ही कारक होता है, दूसरा कारक होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात को निरंकुश साबित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया दोस्तों? निरंकुश साबित कर दिया, क्योंकि ये तो क्लियर ही नहीं है कि एक कारक हो सकता है, क्योंकि बुद्धि तो कई प्रकार की होती है, बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, बुद्धि में कई प्रकार की योग्यताएं होती हैं। कोई किसी की बुद्धि जो होती है वह संगीत के क्षेत्र में होती है, किसी की कोई बुद्धि जो गणित के क्षेत्र में होती है, किसी की विज्ञान के क्षेत्र में होती है। इसका मतलब क्या है? उसका कारक एक नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बिने साहब ने क्या कहा? बिने साहब ने कहा कि यह एक तत्वीय होता है, एक तत्वीय होता है, मतलब इसका एक तत्व होता है, एक कारक होता है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और इसीलिए इसको निरंकुश साबित कर दिया गया था। दोस्तों, निरंकुश साबित करने की वजह से इसे निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, निरंकुशवादी का सिद्धांत, निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक तत्व का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत है, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया, इनका सहयोग किया दोस्तों टर्मन ने और स्टर्न महोदय ने। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि के अंदर सिर्फ एक ही कारक होता है, दूसरा कारक नहीं होता, और यह एक अविभाज्य इकाई है, इस इकाई को विभाजित नहीं किया जा सकता। यह बात किसने कही दोस्तों? अल्फ्रेड बिने ने कही। और इसी बात को निरंकुश साबित करते हुए, इसी बात को गलत साबित करते हुए इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया दोस्तों? निरंकुश कर दिया गया, इसको झुठला दिया गया, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? निरंकुशवादी का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? निरंकुशवादी का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, एक कारक तत्व की विशेषताएं, जो कि हमने यहाँ पर देखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या होती हैं? एक होता है दोस्तों एक कारक की एक खंड का सिद्धांत, निरंकुश का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया दोस्तों। और दूसरा क्या है? सहयोगी कौन थे? स्टर्न थे और टर्मन थे। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो कि विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज और होती है, क्या? आपसे प्रश्न किया जाता है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो इसे क्या कहा जाता है? बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत, इसे कहा जाता है। एक कारक तत्व का जो सिद्धांत है उसे सबसे प्राचीन सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसे निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण दोस्तों एक बार और देखते हैं। एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। अल्फ्रेड बिने को बुद्धिमापन का परीक्षण किया 1911 में किया। दो बातें, सहयोग किसने दिया? टर्मन ने दिया और स्टर्न ने दिया। इन्होंने क्या बात कही? इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य इकाई है, और बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ये अगली बात ये हो गई दोस्तों, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, और यह जो है यह बात निरंकुश साबित कर दी गई, इस बात को मान्य नहीं किया गया। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? निरंकुशवादी का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पेपर में कई बार देखने को मिलता है कि निरंकुशवादी का जो सिद्धांत है वह कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन आ जाता है त्रिआयामी होता है, बहुआयामी होता है, द्विखंडीय होता है, त्रिखंडीय होता है, या एक तत्व का सिद्धांत होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एक तत्व का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है दोस्तों एक कारक का सिद्धांत। अब यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों द्विकारक का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा दोस्तों हमारा? अगला सिद्धांत है द्विकारक का सिद्धांत।
द्विकारक का सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। द्विकारक का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, ये एक ही है। देखिए द्विकारक का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक थे वह थे दोस्तों स्पीयरमैन। कौन थे दोस्तों? स्पीयरमैन थे। इन्होंने सन 1904 में यह प्रतिपादन दिया, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, इनका पूरा नाम जो है चार्ल्स स्पीयरमैन था। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं द्विकारक का सिद्धांत, द्वितत्वीय का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादक है जो कौन है? प्रतिपादक है चार्ल्स स्पीयरमैन। 1904 में यह प्रतिपादन दिया और कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। इन्होंने कारक को दो भागों में, सबसे पहली तो इनकी विशेषता क्या थी? विशेषता, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि होती है वह विभाजित होती है, विभाजित ही होती है। इन्होंने क्या कह दिया? विभाजित होती है, मतलब इसको विभाजित कर सकते हैं। इसको क्या कह दिया? विभाज्य इकाई है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने बुद्धि को जो, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा दोस्तों, जैसे कि यह बुद्धि है, यह क्या है दोस्तों? यह बुद्धि है। इसके अंदर जो एक सिंगल कारक है उसे कहा जाए दोस्तों एसएफ। एसएफ फैक्टर मतलब क्या दोस्तों? सिंपल फैक्टर, मतलब बोल सकते हैं सामान्य कारक। क्या दोस्तों? सामान्य कारक। स्पीयरमैन महोदय ने क्या कहा कि सामान्य कारक तो एक होता है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे कारक होते हैं इस प्रकार के। इसका मतलब क्या है? इन्होंने कारक को यहां पर विभाजित कर दिया। अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था? अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि एक ही कारक होता है सामान्य कारक, दूसरा कारक नहीं होता। यहां पर स्पीयरमैन ने क्या कहा कि सामान्य कारक के अंतर्गत और भी कारक होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें विशिष्ट कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें विशिष्ट कारक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामान्य कारक और विशिष्ट कारक का सर्वप्रथम विभाजन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था, क्योंकि स्पीयरमैन के सिद्धांत के पहले एक सिद्धांत था और उसका नाम क्या था? एक तत्व का सिद्धांत, जो कि अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। उन्होंने तो कहा था कि इस बुद्धि के तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता, यह अविभाज्य इकाई है, लेकिन स्पीयरमैन के द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया था कि यह अविभाज्य इकाई ना होकर यह विभाज्य इकाई है। इसका विभाजन किया जाता है। कैसा विभाजन किया जाता है? एक तो किया जाता है सामान्य कारक में, दूसरा किया जाता है विशिष्ट कारक में। देखिए, जैसे किसी बालक के अंदर बुद्धि है और वह इंटेलिजेंट है। देखिए, बुद्धि है, एक बालक के अंदर बुद्धि है, ये बुद्धि है, ये बालक के अंदर बुद्धि है। इस बुद्धि के अंदर बालक क्या है? बुद्धि तो हर प्रकार की होती है। बालक यहाँ पे होशियार है, यहाँ पे इसको प्रयोग क्या किया गया? बालक होशियार है। अब बालक किस क्षेत्र में होशियार है? तो बालक यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में होशियार है, चित्रकला के क्षेत्र में होशियार है, चित्रकला के क्षेत्र में होशियार है, साहित्य के क्षेत्र में होशियार है, गणित के क्षेत्र में भी होशियार है, विज्ञान में भी होशियार है। अब देखिए, इस प्रकार से स्पीयरमैन ने इसको विशिष्ट कारकों के रूप में इसको विभाजित किया। मतलब बालक होशियार तो है,
लेकिन बालक किन किन क्षेत्रों में होशियार है, तो उसके रूप में इन्होंने यहाँ इसको विभाजित किया दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन सी बात आती है दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण, कि द्विकारक का सिद्धांत जो है चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा लाया गया सन 1904 में, जो ब्रिटेन के निवासी थे। विशेषताएं क्या थी, इन्होंने क्या कहा, इसे विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, यह एक विभाज्य इकाई है। इन्होंने इस प्रकार से विभाजित किया है आपको समझाने के लिए है कि यह बुद्धि है, बुद्धि के अंदर वह होशियार है, लेकिन किन किन क्षेत्रों में होशियार है, यह इसकी बात आती है दोस्तों ने की किनकी, स्पीयरमैन की। और देखिए स्पीयरमैन को विभाजित करने के सिद्धांत से यहाँ से सिद्धांत की नींव रखी जाती है दोस्तों। एक प्रश्न और कहा जाता है कि सिद्धांत को विभाजित करने की जो नींव रखी गई थी वह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी, इसको सिद्धांत की नींव कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसे सिद्धांत की नींव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सिद्धांत को सिद्ध कर दिया था कि सिद्धांत विभाजित हो सकता है। सिद्धांत के द्विकारक होते हैं। देखिए, अगर मैंने कह दिया कि यह पेन है, यह पेन एक ही है या दो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैंने इस पेन को यहां से खोल के दो कर दिया तो यहां से क्या हो गई, शुरुआत हो गई। यहां से मैंने नींव रख दी कि एक चीज को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब कई प्रकार से कर सकते हैं, इसको यहां से भी खोल सकते हैं, इसके अंदर की इसको रिसिल को भी निकाल सकते हैं, इसकी निप को भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से इसका विभाजन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार स्पीयरमैन को क्या कहा जाता है, सिद्धांत की नींव रखा गया था द्विकारक सिद्धांत को। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात होती है। इन्होंने इस तरीके का दो प्रकार के कारक दिए। कौन कौन से दिए स्पीयरमैन ने, एक तो दिया सामान्य कारक, दूसरा दिया विशिष्ट कारक। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि जो विशिष्ट कारक होता है, विशिष्ट कारक सामान्य कारक के अनुसार होगा, सामान्य कारक के अनुसार होगा। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा इसके जो विशिष्ट जो कारक हैं, यह कारक सामान्य कारक के अनुसार होगा। इसका मतलब क्या है, ये विशिष्ट कारक जो होते हैं यह सामान्य कारक पर निर्भर करते हैं। कहां पर निर्भर करते हैं, सामान्य कारक पर निर्भर करते हैं। और इन्होंने यहाँ क्या बोली, सामान्य कारक प्रमुख होता है। सामान्य कारक क्या होता है दोस्तों, प्रमुख होता है। इन्होंने कहा द्वितत्व सिद्धांत में यह जो सामान्य कारक होता है जो बीच में रहता है, क्योंकि सामान्य कारक के द्वारा ही विभाजन होता है। तीसरी बात, सामान्य कारक से ही इसको दोस्तों मैं यहाँ पर अगर ऐसे इसको मैंने एसएफ का नाम दे दिया तो इसको मैं यहाँ पे जीएफ का नाम दे सकता हूँ दोस्तों, जनरल फैक्टर। इसीलिए मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर एसएफ, ठीक है दोस्तों, एसएफ के द्वारा ही जीएफ का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब सिंपल फैक्टर के द्वारा ही, सामान्य कारक के द्वारा ही जनरल फैक्टर या विशिष्ट कारक का निर्माण होता है। तो ये तीन बातें जो इससे निकल के बाहर आई थी, अब इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। द्विकारक का सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत, प्रतिपादक जो है चार्ल्स स्पीयरमैन है। सन 1904 में यह सिद्धांत दिया गया, ब्रिटेन के निवासी थे। विशेषताएं क्या थी, विशेषताओं को यहाँ से इसको अलग कर दिया जाए, जैसे अगर इसको यहाँ पर अलग कर दिया, ठीक है दोस्तों, इतना कर दिया। यह इस तरीके का मैंने चित्र आपको समझाने के लिए इसका प्रयोग किया। इसके द्वारा इसे क्या कहा जाता है, संगीत की नींव रखा जाता है। इसका मतलब क्या है, इस सिद्धांत से सिद्धांतों की
इस सिद्धांत से सिद्धांतों की नींव रखी गई, नींव रखी गई। अगली बात ये हो जाती है दोस्तों, ये आपका चित्र है और इस पर मैंने अगली इनकी जो महत्वपूर्ण बातें जो होती हैं वो क्या है, विशिष्ट कारक सामान्य कारक के अनुसार होता है। ये जो कारक होते हैं यह इसके ऊपर निर्भर करते हैं और सामान्य कारक इसमें प्रमुख होता है और सामान्य कारक के द्वारा विशिष्ट कारक का निर्माण होता है। जैसा सामान्य कारक रहेगा वैसा विशिष्ट कारक रहेगा। इस तरीके से उन्होंने, और यहाँ पे अगली बात जो क्या जाती है, विभाज्य इकाई है। विभाज्य इकाई है। तो इस प्रकार मैंने इसको व्यवस्थित भी कर दिया दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। सिद्धांत का नाम प्रतिपादक, नींव रखा गया समझाने के लिए, और इसकी जो विशेषताएं, उसकी जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख तथ्य हैं, वह ये है दोस्तों कि यह विभाज्य इकाई है। यह बात निश्चित कर दी। और विशिष्ट कारक सामान्य कारक के अनुसार होगा। सामान्य कारक इसमें प्रमुख होता है और सामान्य कारक के द्वारा ही विशिष्ट कारकों का निर्माण होता है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों, इन्हीं के द्वारा एक यहाँ पर एक प्रतिपादन और दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका जो अगला प्रतिपादन है वह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वह प्रतिपादन भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूं आज आपको बता दूं दोस्तों। अगला जो होता है दोस्तों वह होता है त्रितत्व का सिद्धांत। त्रितत्व का सिद्धांत या त्रिकारक का सिद्धांत, त्रिकारकीय सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इन्होंने क्या किया, दो कारकों में एक तीसरा कारक भी जोड़ दिया। दो कारक में तीसरा कारक भी जोड़ दिया। देखिए पहला कारक तो क्या था, सामान्य कारक। दूसरा क्या था, विशिष्ट कारक। तीसरा इन्होंने जोड़ दिया दोस्तों सामूहिक कारक। क्या जोड़ दिया दोस्तों, सामूहिक कारक। त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? द्वितत्व सिद्धांत के बाद में दिया गया। इन्होंने क्या किया, दो कारकों में तीसरा कारक भी जोड़ दिया। तीसरा कारक कौन सा जोड़ दिया दोस्तों? सामूहिक कारक। इन्होंने क्या कहा, जैसे यह बुद्धि है और यह बुद्धि है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब अभी तक चल रही थी बात एक बुद्धि के ऊपर, इन्होंने कहा अगर दो अलग अलग बालकों को खड़ा कर दिया जाए, अगर दो अलग अलग बालकों को खड़ा कर दिया जाए और दोनों के बालकों की बुद्धि का अगर प्रयोग किया जाए या दोनों की बुद्धि का अगर मापन किया जाए या दोनों की बुद्धि का अगर आकलन किया जाए तो उन दोनों बुद्धियों में एक बुद्धि ये है, एक बुद्धि ये है, एक बुद्धि यह है और दूसरी बुद्धि यह है। इन दोनों बुद्धि में जो सामान्य कारक होते हैं, इसका सामान्य कारक, इसका सामान्य कारक, इसके सामान्य कारक के जो विशिष्ट कारक होते हैं, जो विशिष्ट कारक देखिए इसके भी हैं, 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 सभी के विशिष्ट कारक हैं। लेकिन दोस्तों एक कारक ऐसा है जैसे ये है, यह कारक कैसा है, यह चित्रकला में है, यह संगीत में है, यह विज्ञान में है, यह राजनीति में है, यह समाज में है, यह राजनेता है। अलग अलग प्रकार के कारक होते हैं जो कि समझाने के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए इसको ध्यान से समझते हैं। दो प्रकार की बुद्धि है, एक ये है, एक ये है। दोनों बुद्धि में दो सामान्य कारक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा था अपन ने
बुद्धि के अंदर सामान्य कारक होता है ऐसा फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर दो बुद्धि ली गई है, सामान्य कारक सामान्य कारक। इन सभी सामान्य कारकों के अलग अलग कारक भी होते हैं, विशिष्ट कारक। इसके अंदर कोई चित्रकला में निपुण है, तो कोई राजनीति में, कोई समाज में निपुण है, तो दूसरा व्यक्ति संगीत में निपुण है, तो विज्ञान में एक्सपर्ट है और राजनीति में एक्सपर्ट है, या राजनेता का उसके अंदर गुण प्रभावित है। लेकिन दोस्तों दोनों के मध्य एक गुण जो ऐसा होता है जो दोनों में समान रूप से दोनों में एक जैसा होता है, और वह गुण कैसा है, जैसे कि दोनों में गणित की अच्छी प्रबल क्षमता है। दोनों बालक गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण, गणित विषय में बहुत ही इंटेलिजेंट है, गणित विषय में उनको महारत हासिल है, गणित विषय वो अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों में जो पाया जाता है, दोनों में जो गुण पाया जाता है, उसका मतलब क्या है, सामूहिक कारक होता है। ऐसे कारक भी होते हैं जो दोनों में होते हैं, समूह के रूप में होते हैं, जिसे सामूहिक कारक कह देते हैं, जिसे सामूहिक कारक कहा जाता है दोस्तों। तो यही बात जो है स्पीयरमैन ने अपने त्रितत्व के सिद्धांत में कही है दोस्तों। ठीक है, कौन सा शब्द जोड़ दिया था, सामूहिक कारक, और वह कारक ये था, ये तो दिख रहा है दोस्तों, यह है वह सामूहिक कारक। मतलब वह कारक जो दोनों व्यक्तियों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, वह कहलाता है सामूहिक कारक। जैसे कि सभी में अलग अलग योग्यताएं थी, लेकिन दोनों में एक ही योग्यता गणित की एक ऐसी थी जो दोनों में एक समान रूप से थी, तो इसको कहा जाता है सामूहिक कारक। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने क्या कर लिया, तीन तत्वों के सिद्धांत तक हम लोगों ने कर लिया है। आगे से हम अगले सिद्धांत के बारे में कल देखेंगे दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। जय अब्बा।